हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 14 करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में हम क्या-क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 14 में हम शक्तियों का पृथक्करण करेंगे। शक्तियों का पृथक्करण के बाद हम केंद्र राज्य संबंध करेंगे। केंद्र राज्य संबंध के बाद आपका जो टॉपिक आएगा, उसमें आपका इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी फैक्ट फैक्ट आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो आएंगे सब कुछ। इसके बाद आपका वित्त आयोग आएगा और गैर संवैधानिक आयोग आएगा। इन सब से बार-बार क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं लगभग 50 से 60 पेज को हम 5 से 6 पेज में कंपाइल कर दिए हैं। इसका देखिए, हमेशा हमें आप क्या कर सकते हैं, इतनी लेंदी बुक होती है घटना चक्र का, हमेशा नहीं ओपन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पीडीएफ को आप हर 15-20 मिनट में पढ़ सकते हैं। पूरा कम से कम 10-15 चैप्टर एक साथ पढ़ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ हमेशा इस पीडीएफ को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जाके वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। हमेशा इस पीडीएफ को अपने पास रखिए, मोबाइल में रखिए, जब भी समय आए आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ही जगह आपको बहुत कुछ मिल जाता है। 5 से 6 पेज पढ़ने में आपको आसानी होगी और बोर भी नहीं फील होगा, और कोई चीज़ छूटता नहीं, हर चीज़ें यहाँ पर रख दिया जाता है। तो नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद एक और आपका चैनल बना दिया गया है, संतोषी आईएएस 2.0। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ वहाँ पर जाके आप क्विज कर सकते हैं। अब यहाँ आज जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आपको क्विज के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके क्विज भी करिए और यहाँ पर ये पीडीएफ भी पढ़िए, आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे प्लीज अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे यही उम्मीद रहती है। अब देखिए, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है तथा विधायिका होती है, के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके मध्य कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि शक्तियों का जो पृथक्करण होता है, वो जो तीनों होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं, तो न्यायपालिका में कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद उच्च न्यायालय आपका, इसके बाद जिला न्यायालय। तो न्यायपालिका में कौन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और जिला न्यायालय है। ये न्यायपालिका में आता है। और ये विधायिका में कौन सा आता है? इसमें जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय बड़ा सबसे ऊपर होता है, नीचे जिला न्यायालय होता है। आप यहाँ पर आप जो भी हमने चैप्टर पीछे पढ़ा दिया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, पीछे ही चैप्टर है, उसको जाके आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम विधायिका के बारे में बात करते हैं। ये विधायिका कौन सा होता है? जब भी आपसे पूछे कि लेजिस्लेटर या विधायिका क्या होता है, तो जो विधि निर्माण करता है, कानून को जो निर्माण करता है, कानून को जो बनाता है, वो क्या कहता है? विधायिका कहलाता है। तो विधायिका में कौन कौन आते हैं? विधायिका में आपके राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, जो उच्च सदन होता है उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो आते हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो आते हैं। अब विधायिका और कार्यपालिका में अंतर क्या समझेंगे? कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका जो कानून का क्रियान्वयन करता है। जैसे क्या होता है, आप देखते होंगे संसद में कानून बनता है, तो संसद में ऐसा नहीं कि हमेशा पक्ष वाले भी कानून बनाते हैं, विपक्ष वाले भी मिलके कानून बनाते हैं। सब लोग एक मिलके एक मेजॉरिटी के साथ कानून बनाया जाता है। लेकिन वो जो कानून बनाते हैं सभी लोग, वो विधायिका कहलाता है। अब उसको जिस मंत्रालय, मान लीजिए वो गृह मंत्रालय से लेकर रिलेटेड कानून था, मान लीजिए सीए था, तो उसको कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? सीए को इम्प्लीमेंट करवाएगा कौन? विधायिका तो करवाएगी नहीं, उसको करवाएगा गृह मंत्रालय करवाएगा। और गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह जी करवाएंगे। तो अमित शाह जी किस में आएंगे? कार्यपालिका में आएंगे। तो जो कार्य का क्रियान्वयन करवाए वो क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। और जो कार्य बनाए मतलब कानून बनाए, वो क्या कहलाता है? वो विधायिका कहलाता है। और न्यायपालिका तो आप समझते ही हैं। अब जैसे हम बताते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद जितने भी होते हैं सब आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम राष्ट्रपति का देखते हैं आर्टिकल 52, यहाँ पर 52 से 78 तक के जो आर्टिकल होते हैं ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। निर्वाचक मंडल कौन कौन सा होता है राष्ट्रपति में? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में।
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं ये। और ये प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का। नाम मात्र प्रमुख कौन होता है? तो नाम मात्र प्रमुख मतलब कि इसी के मतलब राष्ट्रपति के अनुसार ही, मतलब वो अनुसार नहीं कह सकते हैं आप, उनके उसी पर ही कानून बनाया जाता है, उन्हीं के नाम पर कानून बनाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही कोई भी चीजें पास की जाती है, राष्ट्रपति के नाम पर ही पास की जाती है। बट प्रमुख वास्तविक कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये प्रधानमंत्री। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे थे। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये जो कानून का बनाता है, कानून का निर्माण करता है या कानून का परिवर्तन करता है, ये 80 राज्यसभा में जो राज्यसभा में आर्टिकल कहलाता है वो 80 कहलाता है। उच्च सदन बोला जाता है। अधिकतम 250 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन जो लोकसभा में होते हैं, सॉरी, जो लोकसभा होता है वो 81 आपका 81 आर्टिकल होता है, जो निम्न सदन कहलाता है। और यहाँ पर 550, अधिकतम 550, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में अधिकतम कितने। तो राज्यसभा में 250, लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर ये तो आपका हो गया शक्तियों का पृथक्करण के बारे में कि कौन कौन से क्या क्या कहाँ होता है। अब यहाँ पर केंद्र और राज्य संबंध के बारे में देखते हैं। अब देखिए, पहले अगर हम देखते हैं विधायी संबंध किसके किसके बीच में लिखा गया है, तो भारतीय संविधान का भाग 11 ये बीओ में 2019 में आया है, भाग 11 2014 आरओ में आया है, और भाग 12 ये, तो तीनों याद रखिएगा। अगर विधायी संबंध पूछे, ठीक है, और प्रशासनिक संबंध पूछे तो ये भाग 11 होता है। पार्ट कौन सा होता है? तो पार्ट कौन सा होता है? 11 होता है। ये किसमें होता है? ये विधायी संबंध में और प्रशासनिक संबंध में। लेकिन अगर वित्तीय संबंध की बात करता है कि वित्तीय संबंध में कौन आता है, तो वित्तीय संबंध में संविधान के भाग 12 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? संविधान के भाग 12 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है वित्तीय संबंध में। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 245 से 255 तक अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को प्राप्त हैं। कौन सी? संविधान के भाग 11 में 245 से 255 तक की अवशिष्ट शक्तियां, वो किसको प्रदान है? वो संसद को प्रदान है। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती हैं? जिसका न राज्य में और न केंद्र में है, वो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। मतलब जो न राज्य बनाता है कानून, न केंद्र बनाता है, वो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो संसद को प्राप्त होती हैं। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे हेतु कौन कौन सी 3 सूचियों की बात करते हैं 7वीं अनुसूची में? कौन कौन सी? संघ सूची की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं, और समवर्ती सूची की बात करते हैं। ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया है, सिर्फ इतना यहाँ पर लिख दिया, और भी नीचे है, भी और दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है सब कुछ यहाँ पे अभी मिल जाएगा आपको। तो संघ सूची में कितने विषय होते हैं? 98 विषय हैं। राज्य सूची में 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण होता है। संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 263 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्टिकल 263 क्या कहता है? केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई है। अंतरराज्यीय परिषद किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने की शक्ति दिया गया है। ये देखिए, अंतरराज्यीय परिषद कब? 1990 में ये गठित किया गया था। किस रिपोर्ट के आधार पर? ये सरकारिया आयोग के रिपोर्ट के आधार पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अंतरराज्यीय परिषद के? तो अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। आप दो चीजों में आप मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि
बहुत बार पूछा जाता है। पूछा जाएगा अगर अंतरराज्यीय परिषद इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, मोदी जी होंगे। अगर पूछा जाए क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री होते हैं। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अंतरराज्यीय परिषद पूछा जाए, जो राज्य, अब देखिए कैसे आप याद करेंगे, याद करने के एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ लिखा गया है अंतरराज्य, अब यहाँ राज्य लिखा गया है और वहां पर क्षेत्रीय लिखा गया है, तो राज्य बड़ा होता है कि क्षेत्र बड़ा होता है? तो आप कहेंगे राज्य बड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री बड़े होंगे कि गृह मंत्री बड़े होंगे? आप कहेंगे प्रधानमंत्री बड़े होते हैं। तो यही याद रखें लेंगे कि अगर आपका अंतरराज्यीय पूछे तो उसका क्या होगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं जब राज्य की बात करें। अगर क्षेत्रीय पूछे तो क्षेत्रीय कौन होगा, तो आप सोचेंगे जब राज्य स्तरीय अंतरराज्यीय था तो प्रधानमंत्री थे, अब यहाँ क्षेत्र है उससे छोटा है तो यहाँ पर गृह मंत्रालय मंत्री हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगता है 21 में या 22 में पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री लगाएं या गृह मंत्री लगाएं, वैसे ऑप्शन भी क्रिएट कर देते हैं। अब आगे यहीं पर चलते हैं जहाँ थे, ये हो गया अंतरराज्यीय परिषद। अब यहाँ पर देखते हैं भारत की जो आकस्मिकता निधि की स्थापना किसके अंतर्गत 267(1) के तहत किया गया है। आर्टिकल 267(1) के तहत भारत की आकस्मिकता निधि का स्थापना किया गया है। किसका? भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना 267(1) के तहत किया गया। अगर मैं कहूं कि राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना किसके अंतर्गत किया जाता है, तो राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना 267(2) के तहत किया जाता है। 262(2) के तहत किया जाता है राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना। अब यहाँ पर देखिए कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था आर्टिकल 275 में की गई है। जैसे कुछ राज्य जो हैं वो बहुत गरीब हैं, तो उनको राज्य से केंद्र सरकार से क्या मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। वो किसके तहत मिलेगा ग्रांट, 275 के तहत मिलेगा। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280, ये तो आपको पता ही होगा, 280 वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होता है। अब ये देखिए बीओ में क्वेश्चन आया था कि शिशुओं और आवेशकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो विधि निर्माण की शक्तियां कहाँ प्रदत्त हैं, तो केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को। याद रखेंगे विधि निर्माण की शक्तियां किसको, जो शिशु से रिलेटेड और अवयस्क जो हैं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति किससे है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार कर सकती हैं निर्माण। अब यही लिखा गया है जो हमने सरकारिया आयोग के बारे में, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया था कि सरकारिया आयोग ने अपनी जो, यहाँ पर कुछ छूटा था क्या, हाँ अभी ये बताते हैं, यहाँ भी पेपर है, ये देखते हैं। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जिसको अंतर सरकारी परिषद भी के नाम से भी जाना जाता है, की अनुशंसा की थी सरकारिया आयोग ने। तो पूछे कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो ये सरकारिया आयोग ने की थी। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया। किसके? राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या छूटा था, यहाँ पर हमारा छूटा था राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प के द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, तो वो प्रवृत्त रहेगा। तो एक वर्ष, ये 2017 में आया था, पीसीएस में आया था कि अगर राज्यसभा द्वारा देखिए 249 क्या होता है, वो राज्य के विषय पर क्या करता है, ये संसद कानून बना सकता है। तो जब राज्य के विषय पर संसद कानून बना सकता है तो उसके लिए ये भी बताया जाता है कि जो ये संसद ने राज्य के विषय में कानून बनाया है, मतलब किसी स्टेट के मतलब जो विषय था उसका सब्जेक्ट था, उस पर जो इस कानून को फॉर्म किया गया है किसी संसद के द्वारा, तो वो कब तक लागू रहेगा, कब तक वो प्रवृत्त रहेगा,
तो वो कब तक रहेगा? 1 साल तक रहेगा, उसके बाद बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। 1 साल रखिए, इसके बाद बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। तो ये याद रखेंगे, वो क्या है, 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा, जो 249 के तहत कानून बनेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज्य का, वो केंद्र सरकार का डोमिनेंस हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है 1 साल से अधिक नहीं रहेगा। 249 तो पता ही चल गया है, पिछले वीडियो में बताया था 249, 50, 51, ये सब बहुत डिटेल में बताया था। आप जाके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, नीचे प्लेलिस्ट पड़ा रहता है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके, या जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको वहां प्लेलिस्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया। यहां पर देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना आर्टिकल 268 से 281 के बीच में किया गया है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना की गई है, कहां पर की गई है? तो अनुच्छेद 268 के अकॉर्डिंग किया गया, 268 से 81 के मध्य। तो ये 280 नहीं बोलते फाइनेंस कमीशन, जो राज्यों और केंद्र के मध्य पैसे का बंटवारा करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, भू राजस्व कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। कौन सा? भू राजस्व कर जो होता है पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है, संघ राज्य से संबंधित आयोग और समिति क्या होती है? कौन सी? सरकारिया आयोग 1983 में, याद रखेंगे, जो सरकारिया आयोग है ये 1983 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति कब आई थी? 1998 में। और पुंछी आयोग 2007 में। ये किससे संबंधित है? सभी ये तीनों, तो ये किससे संबंधित है? ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ठीक है, तो संघ और राज्य से संबंधित आयोग, ये सरकारिया याद रखेंगे, इंद्रजीत गुप्ता समिति याद रखेंगे, और पुंछी आयोग याद रखेंगे, जो 2007 में आया था। इंद्रजीत गुप्ता 1998 में आया था, सरकारिया आयोग 1983 में आया था, जिससे अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था। संविधान की जो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख किया गया है, अर्थात यह राज्यों का विषय क्षेत्र है। जो ये IAS 1995 में क्वेश्चन आया है कि जो कृषि आय पर कर लगाया जाता है, जैसे बहुत लोग का बहुत ज्यादा कृषि है, उन पर अगर कर लगाया जाता है तो वो किसका विषय होगा? तो वो किसका विषय होगा? तो वो ये ये इसका राज्य का विषय होगा, तो ये राज्य सूची में आएगा। तो याद रखिएगा, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद की देखते हैं। अभी तो हम तो बताए कि क्षेत्रीय परिषद क्या होता है। तो क्षेत्रीय परिषद किसका? ये अध्यक्ष कौन होता है? इसका गृह मंत्री होता है। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। कितना? 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। अब देखिए, छठवां कब किया गया था? 1976 में किया गया था छठवां। सॉरी, ये 76 नहीं, 71 होगा, ठीक है। 1971 में किया गया था, तो मुझे डाउट था कुछ, यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। तो 1971 में किया गया था। तो यहाँ पर याद रखेंगे, क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था। ये अगर 4-5 देखा जाए तो यहाँ पर चाहे उत्तर क्षेत्रीय परिषद हुआ, ये पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी और केंद्रीय, इनका 1956 के तहत संसद के अधिनियम के द्वारा, और 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो 1971 में याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 300 क्या कहता है? वाद और कार्यवाहियों से संबंधित होता है। आर्टिकल 300 याद रखेंगे, वाद और कार्यवाहियों से, जैसे भारत के सरकार के खिलाफ कोई वो मुकदमा हुआ, कुछ हुआ, तो वो वाद और कार्यवाहियों से संबंधित होता है, आर्टिकल 300। अब यहाँ पर देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय जो संघ के राज्य, जो मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, वो सीधे विदेशों से ऋण नहीं। जिसे अमेरिका कहा कि हम किसको? वेस्ट बंगाल को कितना $100 बिलियन ऋण देते हैं,
तो वो डायरेक्ट नहीं प्राप्त करेंगे, वो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही प्राप्त करेंगे। नहीं लिखा गया है कि राज्य द्वारा विदेशी ऋण संघ सरकार के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब ये ऐसा बहुत सही किया गया है, ऐसा मत सोचिएगा। ऐसा क्यों सही किया गया है? नहीं तो बहुत सारे राज्य हमारे देश में हैं, 28 राज्य है। अब 28 राज्य में कोई क्या कर दिया कि हमको अमेरिका से पैसा मिला है, तो वो कुछ भी कर सकता है। भारत पूरे मतलब देश के खिलाफ कोई सेना खड़ा कर सकता है अगर जिसके पास पैसा मिल जाएगा तो। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था यहाँ पर। हम क्या बता रहे थे कि बिना केंद्र सरकार के राज्य सरकार ऋण किसी विदेश से नहीं प्राप्त कर सकते, इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाले विवेकाधीन अनुदान, जो ये ग्रांट होता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो होता है, वो प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 282 में किया गया है। तो विवेकाधीन मतलब जैसे केंद्र सरकार अगर अपने विवेक से किसी राज्य को ग्रांट देता है तो उसको क्या कहलाता है? वो कौन सा आर्टिकल में आता है? 282 के आर्टिकल में आता है। अब देखिए, शेयर बाजार, फ्यूचर बाजार पर हुए लेन देन पर कौन कर लगाता है? ये संघ सरकार कर लगाती है, शेयर बाजार वाला। आर्टिकल 301 और भाग 13 में ये कहा जाता है कि 13 के जो आर्टिकल 301 के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है, आर्टिकल 301 के भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 301 क्या कहता है? जो अंतरराज्यीय मतलब एक राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश का व्यापार बिहार से हो, बिहार का व्यापार उत्तर प्रदेश से हो, तो इसमें छूट दी गई है कौन से आर्टिकल के तहत? 301 आर्टिकल के तहत। ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि सरकारीय आयोग केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों के गठन से संबंधित है। तो ये 1983 में सरकारीय आयोग फॉर्म हुआ था। सरकारीय कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। सरकारीय आयोग ने रिकमेंड किया कि जो आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, उसमें क्या किया जाए? उसका प्रयोग कम से कम किया जाए ताकि राज्यों की स्वतंत्रता बनी रहे, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा काम करता रहे अच्छी तरीके से। अगर आप बार बार क्या ये 356 लागू करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर का एक दुरुपयोग होगा। इसीलिए सरकारीय आयोग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकारीय आयोग ने क्या कहा था? तो सरकारीय आयोग ने 356 के बार बार उपयोग को कम करने को बात कहा था। अब यहाँ पर देखते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं। आपातकालीन उपबंधों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक, राजनैतिक और व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान होता है तथा सभी राज्य इसके नियंत्रण में आ जाते हैं। क्या? अगर जब राष्ट्रीय आपातकालीन लगता है तो जो केंद्र सरकार जो होता है वो सर्वशक्तिमान होता है और सभी राज्य इसके नियंत्रण में आते हैं, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि जो आपात उपबंध होता है ये कौन कौन सा होता है? तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकालीन। इसका लगाने का आधार क्या होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेशनल इमरजेंसी होता है ये क्यों लगाया जाता है? तो ये बाह्य आक्रमण के या युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2010 में यूपीपीसीएस में ये पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है वो बाह्य आपातकाल या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगाया जाता है। आर्टिकल कौन सा लगाया जाता है? आर्टिकल 352 यहाँ पर यूज होता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत यूज होता है, बाह्य आपातकाल या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो इसके द्वारा बाह्य आक्रमण, यहाँ पर बाह्य आक्रमण होना चाहिए, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो इसके द्वारा लगाया जाता है ये कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा तिथि से 1 माह के भीतर अनुमोदन विशेष बहुमत द्वारा आवश्यक होता है। ये नहीं कि साधारण बहुमत द्वारा और इमरजेंसी लगा दिए, नहीं, विशेष बहुमत द्वारा। अनुमोदन के पश्चात 6 महीने तक के लिए जारी, आगे पुनः 6 माह के अनुमोदन द्वारा अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, 6 माह के अनुमोदन तक।
प्रभाव क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध खराब हो जाते हैं, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, ये निलंबित हो जाते हैं मौलिक अधिकार अगर 2021 को छोड़ दिया जाए। आर्टिकल 19 आपातकालीन की घोषणा होने पर 362 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 355 के तहत ये आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। मौलिक अधिकार 20-21 नहीं निलंबित होता, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति क्या शासन क्या होता है, जैसे किसी राज्य की व्यवस्था सही नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, संवैधानिक सही से काम नहीं कर रहा है। ये अनुच्छेद 356 से 365 के बीच, कौन सा 356 से 365, मतलब बीच नहीं, 356 और 65 राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। अब देखिए, उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। जब उद्घोषणा हो गई तो उसके दोनों सदनों द्वारा इस मतलब अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक, प्रत्येक 6 माह की स्वीकृत अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या कहा था, आगे पुनः और अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर क्या, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, ये याद रखेंगे। प्रभाव क्या होता है, राज्य सरकार की जो बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में होता है, किसकी, राज्य सरकार की जो बागडोर होता है किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राज्यपाल प्रतिनिधि, देखिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण होता है, किसके द्वारा, संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण होता है। तो राज्य सरकार की बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में होता है और संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण, मतलब संसद क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकता है, कानून बना सकता है। अब राज्यपाल, क्योंकि केंद्र सरकार लगाई थी तो राज्यपाल ही प्रमुख होता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है किसी राज्य में। वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे खतरे में है, तो आर्टिकल 360 के तहत क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो लेकिन ये अभी लगा नहीं है, कभी कभी नहीं लगा है। उद्घोषणा तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत आवश्यक है, स्वीकृत के पश्चात अनिश्चित काल के लिए लागू हो सकता है। अब देखिए 3 चीजें आप याद रखेंगे, जो आपका ये होता है राष्ट्रपति आपत्ति, ये अनंत काल तक होता है, ये भी अनंत काल तक होता है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन होता है वो अधिकतम 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। कितना, अधिकतम 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए प्रभाव क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा वेतन भत्तों की कटौती का निर्देश दे दिया जाता है कि जितने भी लोगों का वेतन भत्ता है उसमें कटौती कर दिया जाए। अभी लगाया नहीं गया है, लेकिन अगर लगेगा तो ऐसे ही लगेगा। राज्यों के वित्तीय मामला किसके नियंत्रण में आ जाएगा, केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा। राज्यों का वित्तीय मामला होगा वो किसके, केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी तक अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगाया गया है 1962 में लगाया गया है, 1971 में लगाया गया है, 1975 में लगाया गया है, 3 बार लागू किया गया है, ये याद रखेंगे। कब, 62 में, 71 में और 75 में, ये याद रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 355 के तहत जो आपका बोला जाता है कि अनुच्छेद 355 के तहत संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। कौन सा, अनुच्छेद 355 के तहत ये संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण की, क्योंकि राज्य सरकार के पास तो कोई सेना होती नहीं है, सिर्फ पुलिस बल होती है, तो वो इसका 355 के तहत संघ का कर्तव्य है कि आप हर राज्य की रक्षा करें बाह्य आक्रमण के खिलाफ। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहा है, वित्त आयोग, यहाँ कुछ छूटा नहीं क्योंकि बॉक्स बॉक्स में कुछ छूट जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा है जो 2003 में क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ये देखिए आइए 2003 में जो अभी हम वहां पढ़े थे वही यहाँ भी रखा गया है। ठीक है, तो हर एक चीजें, कई चीजें डबल बार हो गई हैं। अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी याद रखने में, तो ये याद रखेंगे।
355 क्या कहता है कि बाह्य आक्रमण से राज्यों की रक्षा किया जाए। बस अब यहां पर देखते हैं, ये तो हो गया। यहां पर अब देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त वित्त आयोग के बारे में अगर हम देखते हैं तो वित्त आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 280 में किया गया। तो पहले यही याद रखेंगे, बार बार यही पूछ लिया जाता है आर्टिकल 280 क्या है, तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है राज्य वित्त आयोग? एक संवैधानिक संस्था है, ये याद रखेंगे। मतलब इसका आर्टिकल, जिसका आर्टिकल बना है वो संवैधानिक संस्था होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्र ये वित्त आयोग अधिनियम 19, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देगा। 2021 में आया था, यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया था। क्या कंफ्यूज किया था ये देखते हैं। यहाँ पर ये कंफ्यूज किया गया था कि जो वित्त आयोग अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन आदि को परिभाषित करता है। कौन करता है? ये जो अधिनियम है, वित्त आयोग अधिनियम 1951 है, ये परिभाषित करता है। और आप वहां पर क्या लिखा गया था? राष्ट्रपति परिभाषित कर, नहीं, राष्ट्रपति नहीं परिभाषित। देखिए, जैसे राष्ट्रपति सीजीआई को क्या शपथ दिलवाता है, तो क्या राष्ट्रपति सीजीआई के जो उनकी अर्हता है कि आप क्यों, आप मतलब आपके पास क्या अर्हता होगी जो सीजीआई बनेंगे, तो राष्ट्रपति थोड़ी, वो तो बताया गया है आपके संसद में कि मतलब संविधान में कि किस प्रकार से आपको अर्हता होनी चाहिए, तब आप जाके सीजीआई बनेंगे, तो वो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, वहां पर क्वेश्चन ये दिया गया था कि जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं और उनके क्या होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, उनके जो अर्हताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है? नहीं, राष्ट्रपति अर्हताओं का निर्धारण नहीं करता, हमेशा याद रखेंगे। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन उनकी अर्हताओं का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, क्या राष्ट्रपति राज्यपाल के अर्हताओं को डिसाइड करता है? नहीं डिसाइड करता। तो ऐसे ये भी याद रखिएगा, कोई इसमें वो नहीं है। आप अगर पेपर में आ रहा है कि राष्ट्रपति इनकी अर्हताओं को निर्धारित करता है, तो ये गलत लगाइएगा, नहीं करता। ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो हाँ राज्य वित्त आयोग है। ये ये राज्य वित्त आयोग है, और केंद्र वित्त जो ये वित्त आयोग है ये 280 के तहत है, और राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं राज्य वित्त आयोग, जैसे पंचायतों के लिए कौन सा होता है? 243 आई होता है, और जो यहाँ के लिए होता है नगर पालिका के लिए, तो नगर पालिका के लिए कौन सा होता है? 243 वाई होता है, ये याद रखेंगे। वाई नगर पालिका के लिए होता है, और आई किसके लिए होता है? 243, ये पंचायतों के लिए होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रावधान क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार या उससे पहले वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। कार्य क्या होता है? संघ और राज्यों के मध्य शुद्ध आगामों का वितरण करना, करों के शुद्ध आयामों का वितरण करना, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अभी जो प्रेजेंट टाइम में ये एक 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया था 31 दिसंबर 2023 को। कब? 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके मतलब अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो वित्त आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है? तो अगर एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, सब मिला के 5 होता है। तो वित्त आयोग में, फाइनेंस कमीशन में हमें 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे, वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं और एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सब मिला के कितना होते हैं? 5 होते हैं, याद रखेंगे। अगर अध्यक्ष लेंगे तो 5 हो जाएंगे, अध्यक्ष को नहीं लेंगे, खाली सदस्य बताएंगे तो यहाँ पर 4 लगाएंगे। ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था कि यहाँ पर वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। ठीक है, तो एक चेयरमैन होता है और 4 सदस्य होते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अन्य कार्य क्या होता है? जो वित्त आयोग का ये कार्य तो होता है संघ और राज्यों के मध्य करों का वितरण करना, और कार्य क्या होता है? राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, जो जैसे पंचायतों और नगर
पालिकाओं के संसाधनों के अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय करना। जो राज्य की संचित संचित निधि है उसके देखभाल करना, मतलब यहाँ पैसा आया कितना कितना नहीं आया, तो मतलब उसके संवर्धित संचित करना, संचित निधि के लिए संवर्धन करना, ये उपाय करना। कौन गया? राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। जैसे राज्य वित्त आयोग कहा, केंद्र ये मतलब ये वित्त आयोग से कि पैसा चाहिए यहाँ पर ये पंचायतों के लिए और किसके लिए? नगर पालिकाओं के लिए, तो ये काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है? सुदृढ़ वित्त हेतु अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे, ये भी हो सकता है। अब देखिए आई होप आपको ये वित्त आयोग के बारे में समझ में आ गया होगा। वित्त आयोग के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जितना मैं बता दिया हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर इनकी योग्यता देखें 1951 से इनकी योग्यता डिसाइड की जाती है, 4 सदस्य और एक अध्यक्ष की, ये 1951 के अधिनियम के द्वारा, और 5 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन होता है। अभी 16वां जो वित्त आयोग, इसके अनुबंध पनगड़ियां हैं। बस यही सब पूछा जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए गैर संवैधानिक आयोग कौन सा हो? गैर महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग है जो कौन सा है? योजना आयोग। 2014 तक कार्यरत था, इसके बाद 2015 में नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली। किसने? नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली। अब देखिए योजना आयोग, योजना आयोग जो परिचय संविधानेतर संस्था है, ये परामर्शदायी संस्था है। तो योजना आयोग कौन सा है? एक देखिए संविधानेतर संस्था क्या होता है? मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था नहीं है, इसका कोई आर्टिकल आप पूरे पॉलिटी में ढूंढ डालेंगे कि योजना आयोग का आर्टिकल कौन सा है तो कभी नहीं पाएंगे इसका कौन सा आर्टिकल है। संविधान के इतर, संविधानेतर, इतर कह रहा है ना, तो मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब ये संविधान के इतर एक बॉडी है। अब यहाँ देखिए परामर्शदायी संस्था है, ये परामर्शदायी भी संस्था है, परामर्श देती थी। गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा इसका गठन किया गया था। याद रखेंगे किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा इसका गठन किया गया था। गठन तिथि क्या थी? 15 मार्च 1950 इसका गठन तिथि था। कब? 15 मार्च 1950 था, ये याद रखेंगे। कब गठन किया गया था? 15 मार्च 1950। अब देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे, हो सकता पूछ ले। और मुख्य कार्य क्या होता है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करेगा? यही करता है। अब देखिए जो योजना आयोग का अध्यक्ष रहा है वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कब से? 1985 से 1987 के मध्य। इनके बारे में याद रखेंगे, अभी ये सुर्खियों में है तो हो सकता है इनके बारे में पूछ ले कि योजना आयोग के अध्यक्ष कब से कब रहे हैं। तो 1985 से 1987 तक ये योजना आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक ये कौन से योजना आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, तो अहलूवालिया जो है 4 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक, बहुत लंबे समय तक ये योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं। याद रहे, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष रहे हैं, याद रखेंगे। प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोन्टेग सिंह अहलूवालिया भी रहे हैं। वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम बी माथुर ने दिया था। एम बी माथुर ने कहा था कि जो वित्त आयोग है और योजना आयोग है इसको परस्पर विलय कर दिया जाए। किसने कहा था? एम बी माथुर ने कहा था। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। यूपीपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो योजना आयोग का सचिव होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। ये यूपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है। अब यही सब आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे, संतोषी IAS 2.0 ओपन करेंगे, वहां पर आपको क्या मिलेगा? ये क्विज के फॉर्म में यही सब मिल जाएगा। जो मैं बता रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, यही अगर क्विज के फॉर्म में मिल जाए तो कितना अच्छा होता है।
तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन करके आप क्विज के फॉर्म में कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको पूरी तरह से रट जाएगा हर एक चीजें। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, जो क्विज वाला है, हमेशा उस पर क्विज चलता रहता है। जो भी है मैं हैंड रिटन नोट्स में लाता हूँ, उसका वहां पर क्विज मिल जाता है आपको। तो आप वहां पर जाके जरूर क्विज करिए, अगर याद रखना है हर एक चीज को। अब देखिए नीति आयोग क्या बना। 1 जनवरी 2015 को कौन सा फॉर्म हुआ, नीति आयोग फॉर्म हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर इसका मतलब इसको लाया गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे योजना आयोग में भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। अब उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। सदस्य के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं यहाँ पर। अब विशेष सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर ये आधारित है। किस पर आधारित है, सहकारी संघवाद पर के कॉन्सेप्ट पर इस ये बताया जाता है। ठीक है, किसके, सहकारी संघवाद। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952। कई बार आ गया है कि 6 अगस्त मतलब 15 अगस्त अगर आ जाए 1952, 1952 अगर 15 अगस्त आ जाए, 15 अगस्त से थोड़ा सा घटाइएगा, 9 मतलब 9 डेट हटाइए, इसके बाद 6 अगस्त आ जाएगा। 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था, यूपीपीसी मेंस में आया था, किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री 2006 में, याद रखेंगे इसके प्रधानमंत्री, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। तो याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। अब यहाँ पर ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब गैर वैधानिक निकाय है, चाहे वैधानिक पूछे चाहे संवैधानिक पूछे, तो ये गैर संवैधानिक मतलब इसका कहीं उल्लेख नहीं दिया गया है। जैसे योजना आयोग का, योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के साथ साथ समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करना इसका काम होता है। क्या, योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करना और समय समय पर, साथ ही समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है। अब देखिए रचना करते हैं कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष व प्रमुख के रूप में। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ था, आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन आया था। ये ध्यान से पढ़िएगा कि किसके किससे मिलकर क्या बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद बनता है। तो किससे किससे मिलकर बनता है, प्रधानमंत्री से मिलकर बनता है। किसके द्वारा, मोदी जी से मिलेगा। और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, मोदी जी के जो कैबिनेट मंत्री रहेंगे, अमित शाह जी हुए या राजनाथ सिंह जी हुए, निर्मला सीतारमण जी, इन सब के मंत्रिमंडल से बनता है, इसकी रचना होती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, योगी भी जाएंगे शामिल होने। और सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक, याद रखिएगा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या जो प्रशासक हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते हैं, कौन, योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन से रचना मिलकर करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल गठन करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं, और सभी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, योजना आयोग के सदस्य करते हैं। जैसे जहां पर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वहां प्रशासक होगा तो वो करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वित्त आयोग 4 अन्य सदस्यों से जो मिलता है। अभी हमने बताया कि वित्त आयोग एक हेड होता है, अध्यक्ष होता है, और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि जो वित्त आयोग है वो जो उसके सदस्य होते हैं उनकी अहर्ताएं क्या होती हैं, उन किन व्यक्तियों को चुना जाता है,
तो पहला उस व्यक्ति को चुना जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या रह चुका हो या नियुक्त करने के लिए आर्त हो। ये तो पहला चारों में से चारों को जान लीजिए। पहला तो उस व्यक्ति को चुना जाएगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी यहाँ पर वर्ड लिखा गया है एक वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और नियुक्ति किए, या अगर नहीं भी है तो नियुक्त किए जाने योग्य हो। अब देखिए यहाँ दूसरा क्या करें, एक और सदस्य को सरकार को वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान हो। तो दूसरा जो सदस्य हो उसको वित्त और लेखों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, तब वो सदस्य बन सकता है इस चार में। तीसरा क्या होता है, वित्त मामलों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव करता हो, ये याद रखेंगे। तीसरा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो, अगर अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रख रहा हो तब भी वो सफल यहाँ पर बन जाएगा, उनके चयन प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो, वित्त मामलों के प्रशासक में व्यापक अनुभव रखता हो, सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान रखता हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो या नियुक्त किए जाने और तो वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य कितने थे, 4 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे, सब मिला के कितना हो रहे थे, 5 हो रहे थे। 4 ज्यादा पूछता है, याद रखेंगे। बस इतना ही आपके। देखिए यहाँ पर कुछ छूटा है क्या? यहाँ पर लिखा गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति। आई थिंक अब तो कुछ नहीं छूटा होगा, यहाँ पर आपको सब कुछ लगभग बता दिया गया है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आप इस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, हर एक चीजें आपको रट जाएंगी, कहीं भी आपसे दिमाग से नहीं जाएगा। इस पीडीएफ को 5 से 6 पेज है, कम से कम 50-60 पेज एक 5 से 6 पेज में कर दिया हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी भी होगी रीड करने में। तो नीचे जाइए, लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इसी का टेस्ट करिए 2.0 पे, संतोषी 2.0 पे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।